हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। 4 मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिए हैं। आई एम श्योर आपने वो चारों देख लिए होंगे। आपके हरियाणा जेबीटी 2024 के आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको हरियाणा जेबीटी को ही ध्यान में रख के 4 मैराथन भी बनाई थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आज ही देख रहे हैं तो वो 4 मैराथन आप जरूर देख लें, एटलीस्ट 2 मैराथन जरूर देख लें जो मैंने पहले ही 2 मैराथन बनाई हैं, ताकि एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओ। साथ में जो मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं इनको आप जरूर करें, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसा वैल्यूएबल डेटा यहाँ से मिलता रहेगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका एवरेज का है और काफी रिनाउंड क्वेश्चन है। आपने बार बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा होगा। 11 अवलोकनों का जो आपका औसत है वो 60 है। अगर 11 अवलोकनों का औसत 60 है तो मैं ये समझ सकता हूं कि ये सभी 60-60 है। फिर आगे बोला गया है पहले 6 परीक्षणों का औसत 59 है। पहले 6 का जो औसत है वो 59 है। अंतिम 6 का जो औसत है वो 62 है। तो छठे परीक्षण का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपके 11 परीक्षण है, 11 आपके वैल्यू है, जिसमें से 6 का जो एवरेज है पहले 6 का वो 59 है और बाद के 6 का एवरेज 62 है। आपको समझ आ गया होगा, जो एक छठा है परीक्षण वो 2 बार आ गया है, वो एक बार इसमें आ गया है और एक बार इसमें आ गया है। आपने उसी की वैल्यू बतानी है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर 11 परीक्षणों का औसत 60 है तो इसका मतलब मैं वो सारे 60 मानकर भी क्वेश्चन को हल करूंगा तो क्वेश्चन का सम हमारा वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो इन 6 का तो 59 हो गया है, यानी कि एक कम हो गया है। और एक कम कितनों का हो गया है? 6 का हो गया है। तो 6 एक कम 6, यहां से 6 माइनस हो गया है। ऐसे ही मैं आया, यहां पर औसत तो होना चाहिए था 60, लेकिन 62 हो गया है, 2 ज्यादा हो गया है। और कितनों का हो गया है? 6 का हो गया है। तो यहां से 12 ज्यादा हो गया है। यहां से मैंने जब डेविएशन का सम निकाला ना तो प्लस का 6 आया और जो ये आया वो इसमें जोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा। एक तो है आपका ये तरीका, ये 66 आपका आंसर आ गया। ये है शॉर्ट ट्रिक से। आपने क्या करना है, जो आपका एवरेज 60 है उससे अपना डेविएशन विचलन चेक कर लेना है। ये इससे एक कम है, 6 परीक्षणों का था तो -6 हो गया। ये इससे 2 ज्यादा है, 6 परीक्षणों का है, ये 12 ज्यादा हो गया। यहां से डेविएशन जो आएगा, अगर प्लस का आएगा तो इसमें जोड़ दो और माइनस का आएगा तो इसमें घटा दो और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एक सिंपल तरीका, अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहती है तो आप इनका भी सम निकाल लें। इनका सम निकल जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल 660। इनका सम निकल जाएगा, इसको इसके साथ गुणा कर दो। 1 मिनट के लिए मैंने इसको 60 ही मान लिया। 60 मान के 6 के साथ गुणा किया तो 360 हो गया है। 360 में से 6 घटा दिए तो ये हो गया आपका 355। फिर इसका भी सम निकाल दिया ऐसे ही। ये हो गया 6 दूनी 12, 6 6 36 और 1 37। अब इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो तो भी आपका आंसर 66 ही आएगा। आप डिटेल मेथड से करोगे तो भी आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है, बेलन का है, जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी समा सकता है? पानी समा सकता है, इट मीन्स आपने इसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आपके बेलन में क्या क्या होता है? एक होती है, एक वृत्त की त्रिज्या होती है और एक इसकी एक ऊंचाई होती है। जब आपको ये बोला गया है ना इसके आधार की परिधि, आधार की परिधि का मतलब है इसके वृत्त की परिधि। इसके वृत्त की परिधि 132 है। अगर इस वृत्त की परिधि 132 है तो सबसे पहले आप ये बताइए इसका एरिया कितना होगा। देखिए, अगर वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r 132 है तो इसका एरिया कितना होगा? पहले तो अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो आप क्या करोगे, इस परिधि से पहले r निकालोगे और उसका मान यहाँ रखोगे। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिपलेट याद करा रखा है कि अगर आपकी त्रिज्या 7 रहेगी ना तो आपकी परिधि 44 हो जाएगी और एरिया 154 हो जाएगा। बस इससे कंपैरिजन करना है।
मेरी परिधि 44 नहीं है, मेरी परिधि है 132। कहने का मतलब इसका 3 गुना है मेरी परिधि, इसका 3 गुना किया 132 हो गया है। तो मैं त्रिज्या का भी 3 गुना कर दूंगा। अगर कोई मेरे से त्रिज्या पूछे तो 21 आ गई है। अगर कोई एरिया पूछे तो त्रिज्या एरिया में 2 बार यूज होती है, तो इसका वर्ग करके इसके साथ गुणा कर देंगे 9 से। तो 9 चौका 36, 3 15 नियम 135 और 3 138। ये हो गया है मेरा एरिया 1386। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने कोई त्रिज्या नहीं निकाल ली, मैंने एक ट्रिपलेट याद कर रखा है कि त्रिज्या अगर 7 होगी तो सरकमफ्रेंस 44 होगी और एरिया 154 होगा। बस मैं इनके साथ कंपैरिजन करूंगा। मेरी परिधि 44 नहीं है, 132 है, परिधि 3 गुना होगी है, तो त्रिज्या भी 3 गुना हो जाएगी, लेकिन एरिया इसका पावर 2 इतना गुना हो गया है, 9 गुना। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार यूज होती है। तो इस तरीके से 154 को मैंने 9 से गुणा किया, 9 चौका 36, 3 कैरी, 15 नियम 135 और 3 1386। ये आपका आ गया है वृत्त का इस परिधि का क्षेत्रफल। इस वृत्त की परिधि दे रखी थी, मैंने क्या किया, परिधि से डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लिया। ऊंचाई ऑलरेडी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। अब आपने इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। आयतन कैसे निकलता है? ये एक प्रिज्म आकृति है, इसका आयतन निकलता है आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो है 1386 और गुणा में 25। ये आपका आयतन आने वाला है, ये आएगा क्यूब सेंटीमीटर में, लेकिन जो आपसे आंसर पूछा है ना वो लीटर में पूछा है। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपके 1 क्यूब सेंटीमीटर में है ना 1000 लीटर होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको लीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1000 से डिवाइड करने का क्या फायदा, अभी आपस में कट गया है, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब इसको 2 से काट दो, 2 से काट दिया ये 20, 2 से इसको काट रहे हैं तो 2 छीकी 12, 2 निमी 18, 2 तिया 6। अब 20 से इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 20 3 60, बच गए हैं 9, 20 चौका 80, 34 पॉइंट समथिंग देख लो किस में आ रहा है। ये आपका आंसर है। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया, इसका परिधि दे रखी थी ये, इससे डायरेक्टली क्षेत्रफल निकाला इस तरीके से। क्षेत्रफल निकलने के बाद ऊंचाई ऑलरेडी दे रखी थी, आयतन निकलता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये आयतन निकलता है। आधार का क्षेत्रफल आया था 1386, ऊंचाई थी 25। इसको गुणा करने से पहले मैंने देख लिया कि आंसर मेरा लीटर में है, तो 1 क्यूब सेंटीमीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया है 34.65। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एक डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, परसेंटेज वाली मैराथन में मैंने कराया भी है। क्वेश्चन में दिया गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है। इसको हल करने का तरीका ये होता है, इसकी यहीं पर आप फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन होती है इसकी 1/5। अगर 20% की मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/5 होगी। अब किसके साथ कंपैरिजन कर रखा है? ए की आय बी की आय से, बी की आय के साथ कंपैरिजन कर रखा है, तो नीचे वाला हो जाएगा मेरा बी, तो बी तो है मेरा 5। फिर बोला गया है कि 20% कम है, तो इसको ऊपर घटा देंगे और ए आ जाएगा 4। ये तरीका डिटेल से मैंने पहले बता रखा है। आपको जो परसेंटेज दे रखी है उसकी फ्रैक्शन बनाओ, जिसके साथ कंपैरिजन कर रखा है वो नीचे वाला होता है। अब अगर कम दे रखा है तो इसको ऊपर घटा दो, ये पहले वाला आ जाएगा। अगर अधिक दे रखा होता है इसको ऊपर जोड़ देते, पहले वाला आ जाता। दोनों का रेशियो आ गया। अब आपसे बोला है तो बी की आय ए की आय से कितने अधिक है। अब की बार पूछा है कि बी की आय ए की आय से, अब की बार ए के साथ कंपैरिजन करना है, तो जिसके साथ कंपैरिजन करना है उसको रखेंगे नीचे। बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? 1 अधिक है जी। ये आ गया आपका फ्रैक्शन 1/4। लेकिन इसको परसेंटेज में पूछा है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 25%। लेकिन अगर ये पूरा आपको समझ नहीं आया है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, पहले ए से बी का कंपैरिजन करके आपको बता रखा है 20% कम, फिर बी से ए का कंपैरिजन आपसे पूछ लिया है, यानी कि ए कंपैरिजन ऑलरेडी दे रखा है दो बंदों का, उनका उल्टा करके आपसे दोबारा पूछ लिया। तो एक छोटी सी ट्रिक आपने याद रखनी है, जो परसेंटेज दे रखा है उसको लिख दो ऊपर। अगर ये कम है तो इसको 100 में से घटा दो, और अगर ये अधिक है तो इसको 100 में जोड़ दो। अब ये है कम तो इसको 100 में से घटा दिया, 80 आ गया है ये, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो। इस तरीके से भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25%। जो तरीका आपको ठीक लगे उससे करो।
एक रेगुलर पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर एक रेगुलर पॉलीगन होता है ना, उसके अंतः कोणों का योग निकलता है n-2 गुणा में 180 करके, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1440। अगर मैं 180 से भाग कर देता हूं इसको, तो 18 8 144 80 आ जाएगा। यहाँ पर ये 0 से 0 कर देगी। तो इस तरीके से 180 से 1440 को भाग किया तो 8 आ गया है, ये माइनस का 2 इधर आके जुड़ गया है, तो n की वैल्यू आ गई है 10, और n ही आपका भुजाओं की संख्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। चलिए आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 2:3। देखो भाई ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ये संपूरक है। पूरक तो होता है वो कोण जिनके दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है, और संपूरक वो जिनका जोड़ 180 होता है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 2:3। दो एंगल हैं ए और बी, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, उनका अनुपात है 2:3। अगर ये एंगल सप्लीमेंट्री है ना, तो इनका जोड़ 180 होना चाहिए। मैं यहां जोड़ कर रहा हूं तो जोड़ आ रहा है 5 यूनिट, और होना चाहिए था 180 डिग्री। तो मैं इसको 5 से भाग कर दूंगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, और वो आ गया है 36 डिग्री। मैंने 180 को 2:3 में बांटना था, तो इनके जोड़ से 180 को भाग कर दिया, 1 यूनिट का मान आ गया 36। 36 से दोनों को गुणा कर दिया, 36 दूनी 72 यूनिट, 36 दिया 108। ये दोनों कोण आपके आगे हैं, ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन आपका वर्ग का आ सकता है, वृत्त का आ सकता है, आयत का आ सकता है, कहीं भी अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि आयत की लंबाई को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया, चौड़ाई को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। या फिर आपको बोल दिया जाए एक वृत्त की त्रिज्या को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। एक वर्ग की भुजा को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें, वर्ग की भुजा को 15% से बढ़ाया है। अब आपने ये बात ध्यान रखना है, जो पूछा है ना रिजल्ट में, उसमें ये कितनी बार यूज हो रही है भुजा, बस ये बात नोट करनी है। आपने निकालना है, ये बताना है कि वर्ग के अक्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा। इट मीन्स जो भुजा मैंने 15% बढ़ाई है ना, वो अक्षेत्रफल में 2 बार यूज होगी। इट मीन्स तो इसमें ये सक्सेसिव इंक्रीज हो गया 2 बार, एक बार 15% और दोबारा फिर 15%, क्योंकि दोनों भुजाएं मेरी सेम रहेंगी और दोनों 15% बढ़ गई हैं। इट मीन्स ये जो 15% बढ़ा है ना, ये 2 बार यूज हो गया है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा 2 बार यूज हुई है। तो ये आपका सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन हो गया। और सक्सेसिव इंक्रीज में अगर टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मैंने एक फार्मूला बता रखा है आपको, ए प्लस बी इंटू ए, ये आपका फार्मूला है। ए क्या है इसमें, जो पहला परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, बी क्या है, दूसरा परसेंटेज इंक्रीज। 15 + 15 ए बी की वैल्यू आ गई है 30%, प्लस में इनको आपस में गुणा किया तो 15 की पावर 2 225, और बटे में 100, तो 100 के नाम का यहाँ डेसिमल लग जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 32.25%। जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 32.25% बढ़ जाएगा। एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ हर छोटी चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के ये सारे प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ कि आपने मेरे साथ 4 मैराथन लगा ली हैं, जिसमें सारी चीजें मैंने बेसिक से बता रखी हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का तरीका यही होता है कि आप पहले उसका एक बार थोड़ा सा बेसिक समझ लो। उसके लिए मैं आपके लिए 4 मैराथन लेके आया, वो करीब आपकी 20 घंटे की हैं चारों साथ में। अब उसके बाद ताकि आपने वो कर ली और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल से बताने का कोई मतलब नहीं होता, उसके बाद भी मैं पूरा कंसेप्ट बताने की आपको कोशिश करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण और क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर और 168 विकर्ण और क्षेत्रफल दे रखे हैं। पहले तो एक आयत बना लेते हैं। देखो आपको जब भी मेंस्ट्रुएशन का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो आपको आकृति दे रखी है ना, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एक आयत दे रखी है, आयत में ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब और ये इसका एक डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं।
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो आपका विकर्ण है ना, ये 25 सेंटीमीटर है, और साथ में इसका जो एरिया है ना, रेक्टेंगल का एरिया, वो जो निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दे रखा है आपको 168 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है तो इसकी लंबाई बताइए क्या होगी। अगर आपने मेरे साथ सारी ट्रिपलेट पढ़ी हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आपकी भुजाएं एक स्पेशल रेशियो में होती हैं। अगर ये 25 है तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ये 7 और ये 24 होगा। ये कैसे आया है? हमें ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ये मैंने सारे त्रिभुजों के ट्रिपलेट याद करा रखे हैं, समकोण त्रिभुज के। अगर ये 25 है ना, तो ये 7 और 24, ये 24 और 7 हो सकता है, लेकिन आपके रहेंगे तीनों भुजाएं। लेकिन हमें पता है लंबाई चौड़ाई से बड़ी होती है, इसीलिए इसको मैंने 24 लिखा और इसको लिखा 7। लेकिन क्या ये ठीक है? इसको मैं कैसे पता करूं? अगर जो मैंने भुजाएं माननी है वो ठीक है, तो इनकी गुणा करके 168 आना चाहिए। तो इन दोनों की गुणा करता हूं मैं, 24 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 7 4 28, 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16। इसका मतलब जो मैंने दोनों भुजाएं निकाल ली हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनकी गुणा करके क्षेत्रफल सेम आ रहा है। तो लंबाई मेरी 24 है और चौड़ाई मेरी 7 है। आपसे लंबाई पूछी थी और ये आपका आंसर रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपने ऐसे ही लगाने हैं। अगर आप इसको बहुत डिटेल से निकालने लग जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर दो वैल्यू का मान रखोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, फिर उनको गुणा करके आप क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करोगे। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इस 25 को देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण आपका 25 है, तो बाकी बची हुई भुजा 24 और 7 ही हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 125 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई क्या होगी? मैंने आपको ये बताया था, जब आप ट्रेन के क्वेश्चन पढ़ते हो ना, और आप कोई बहुत छोटी दूरी तय करते हो, लाइक आपने कोई पुल पार किया है, आपने कोई सुरंग पार की है, आपने कोई प्लेटफॉर्म पार किया है, आपने कोई खंबा या पेड़ पार किया है, तो जब भी ट्रेन कोई ऐसी दूरी पार करेगी ना, तो ट्रेन को अपनी दूरी भी पार करनी होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी पुल की लंबाई है इतनी ट्रेन की भी लंबाई है। ऐसे में ट्रेन उसको तभी पार कर पाएगी जब उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगी। तो ऐसे में ट्रेन के बारे में आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब वो कोई ऐसी छोटी दूरी पार करती है ना, तो वो अपनी दूरी भी साथ में पार करती है। अब एक तो आपको उसकी स्पीड दे रखी है और वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपने ध्यान रखना है, जब आप कोई पुल, सुरंग या फिर प्लेटफॉर्म पार कर रहे हो ना, तो वो हमेशा मीटर में होता है। भाई 125 मीटर लंबी ट्रेन है और जो आपका पुल है वो किलोमीटर में तो होने से रहा, वो भी मीटर में है। तो आपने ध्यान रखना है, चाल को उस टाइम पे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। तो इसको हम गुणा कर लेंगे 5/18 से। काट लो इसको, 6 3 18, 6 से इसको काटा 10 आ गया है। ये आ गया आपका 50/3। अब ये आपकी चाल होगी है मीटर पर सेकंड में। अब आगे बताया 125 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। अब आपको टाइम दे दिया है कि वो पुल को पार करती है 30 सेकंड में। मेरे पास स्पीड भी है और मेरे पास टाइम भी है, इसका मतलब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीपल टाइम। ट्रेन की स्पीड थी 50/3 मीटर पर सेकंड और उसने पुल को पार किया है 30 सेकंड में। तो 3 से इसको काट दिया 10, ये आ गया आपका 500 मीटर। जो ट्रेन है ना, उसने 30 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय की है और 30 सेकंड में उसने पुल पार कर दिया। इट मींस उसने कुल दूरी तो 500 ही तय की है। अब 500 में से उसने अपनी दूरी कितनी तय की है? वो उसकी लंबाई थी 125, तो 500 में से 125 चला गया। ये जो 375 उसने पार किया है ना, ये पुल की लंबाई है और ये आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मूलधन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 1% से अधिक है तो साधारण ब्याज में 240 रुपए की वृद्धि होती है। प्रिंसिपल का पता करें। आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दी जाती है। अगर दर को 1% बढ़ा दिया जाता है तो जो आपका साधारण ब्याज है ना, वो 240 रुपए से बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है कि वो राशि निकालो जो ब्याज पर दी गई थी। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका समय 2 वर्ष है और आपकी दर 1% से बढ़ा दी जाए तो आपकी टोटल इफेक्टिव दर कितनी बढ़ेगी? मैंने आपको बताया था,
जब आप साधारण ब्याज का क्वेश्चन निकालते हो ना, तो जो आपकी दर होती है ना, उसको समय के साथ गुणा करके हम इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ रेट निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। 1 मिनट के लिए अगर दर पहले आपकी 10% थी और ब्याज आपने 2 वर्ष का निकालना है, तो आप क्या करोगे? समय को इसके साथ गुणा कर लोगे, आप अपनी दर 20% बना लोगे। ये इफेक्टिव बन गई है। अब बस मूलधन का 20% ब्याज होने वाला है। अब कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इफेक्टिव दर निकाल लेते हैं ना, 1 वर्ष की तो 10% है, 2 वर्ष की 20% हो जाएगी, प्रत्येक वर्ष की बराबर होती है। ऐसे में ही अगर मैं ये सोचूं कि दर 1% बढ़ गई है, अगर आपका ब्याज 2 वर्ष का है, तो टोटल कितनी बढ़ी है? इनको आपस में गुणा कर दिया, तो टोटल इफेक्टिव आपका परसेंटेज ऑफ रेट बढ़ा है 2%। और इस 2% की वैल्यू ही आपकी 240 रहेगी। भाई इसी की वजह से तो ब्याज 240 बढ़ा है, तो 2% की वैल्यू है आपकी 240। आपने निकालना था मूलधन, मूलधन होता है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इधर भी 50 से गुणा कर दिया, 100% आ गया, और इधर भी 50 से गुणा कर दिया। इसको बस हल कीजिए, 2 जीरो लगी है, 24 पंजे 120, आपका मूलधन जो है वो 12,000 आ गया है, और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है और इसका आयतन 924 क्यूब मीटर है। अच्छा, दोनों मीटर में ही थे। तो उसके व्यास और ऊंचाई के बीच अनुपात क्या होगा? चलो एक बार दोबारा बेलन बना लेते हैं। भाई बेलन के बारे में ये कहा गया है कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। बेलन का आयतन का थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। बेलन का आयतन कैसे निकलता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इसका आधार है वृत्त जिसकी त्रिज्या होती है r, इसकी ऊंचाई को मैंने मान लिया h। तो इस तरीके से इसका आयतन निकाल सकते हैं हम इस फार्मूले से। और ये आयतन जो है ना, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 924 क्यूब मीटर। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कहने का मतलब इस हिस्से का क्षेत्रफल। सिर्फ ये जो गोल हिस्सा है ना, अगर मैं दोनों वृत्तों को छोड़ दूं, इस गोल हिस्से का क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो निकलता है आधार का परिमाप और गुणा में ऊंचाई। तो इस तरीके से मैंने निकाल दिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये सारी चीजें मैंने डिटेल से मेंसुरेशन में पढ़ाई है। मैंने 6 वीडियोस बनाई थी मेंसुरेशन पे। आपके एचटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के आते हैं आजकल, और उसको मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाया है। आप जरूर उसकी मैराथन और ये वीडियो जरूर देखें एक बार। तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है 2 पाई आर एच, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 264। अब आपसे पूछा है कि ऊंचाई और व्यास के बीच का अनुपात बताना है। मेरे पास 2 वैल्यू दे रखी हैं, इनको डिवाइड कर लो आपस में। अगर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, तो पाई से तो मेरा पाई कैंसिल हो गया है, एच से एच कैंसिल हो गया है, एक आर से एक आर चला गया है, तो यहां पर तो बच गया है r/2। इधर इसको अगर काट रहे हैं तो आप इसको काट लो, 22 से काट लो, 22 चौके 88, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, बच गए हैं 4, 22 दूनी 44। अब ये कट रहा है मेरा 6 से, 6 दूनी 12, 6 से 42, तो ये आ गया आपका 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपकी त्रिज्या जो है ना वो 7 आ गई, त्रिज्या आपकी 7 है। तो आप ये बताइए, अगर त्रिज्या आपकी 7 है तो व्यास कितना होगा? व्यास पूछा है आपसे, तो मुझे पता है व्यास इसका दुगुना होता है। जो डायमीटर है ना वो मेरा आ गया है 14। तो मैंने अनुपात निकालना था व्यास और ऊंचाई का। व्यास तो मेरे पास आ गया, अब मुझे चाहिए ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकाल लूंगा मैं यहां से भी ऊंचाई निकाल सकता हूं और यहां से भी। तो मैं निकाल रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, वो बराबर है आपका 264। मैंने फार्मूला थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कैसे बना है ये? आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। तो अब आधार का परिमाप, आधार है आपका ये वृत्त। अब ये बताइए इसका परिमाप कितना होगा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिपलेट याद कराया था कि अगर त्रिज्या 7 है ना, तो परिमाप आपका 44 रहेगा और अक्षेत्रफल आपका 154 रहेगा। तो जो आपका यहाँ से परिमाप आ रहा है ना परिधि, वो आ रहा है 44, तो मैंने यहाँ 44 रख दिया डायरेक्टली, और गुणा में h बराबर 264। अब इसको हल कीजिए, मैंने 22 से काट दिया, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से इसको काट दिया, h आ गया मेरा 6। h तो आ गया है मेरा 6 ऊंचाई, और व्यास आ गया है मेरा 14।
तो व्यास का और ऊंचाई का अनुपात निकालना था। व्यास 14 है और ऊंचाई 6 है, 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14, 2 तिये 6, तो आपका आंसर आ गया है 7:3 और ये आपका आंसर है। समझ आ गया होगा भाई। देखो इससे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप नहीं हल कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। मार्कअप पूछा है आपसे। जो मैंने लास्ट मैराथन पढ़ाई थी आपकी परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई, उसमें सारे टॉपिक कराए थे। उसमें मैंने बताया था आपको कि जब कोई वस्तु आप बनाते हो या खरीदते हो, अमूमन बनाते हो, तो आप क्या करते हो, उसका प्राइस मार्कअप कर देते हो, प्राइस उसका बढ़ाकर अंकित कर देते हो। होता क्या है, कोई वस्तु आप के पास थी या आपने बनाई, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब आप कॉस्ट प्राइस पे तो बेचोगे नहीं, आप क्या करोगे, उसके प्राइस को मार्कअप कर दोगे। मार्कअप मतलब बढ़ा दोगे, और बढ़ाकर उसका एमआरपी रख दोगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। और फिर क्या करोगे, जब कस्टमर आपके पास आएगा वो एमआरपी देखेगा और बोलेगा कुछ डिस्काउंट दे दो, तो यहां पर एमआरपी पर कोई डिस्काउंट दे दोगे आप और उसको बेच दोगे। इस तरीके से कोई भी वस्तु इस चेन में बेची जाती है। पहले उसका एक कॉस्ट प्राइस होता है, उसका कुछ मार्कअप रखा जाता है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है और बेच दिया जाता है। अब आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी है। आप अंकित मूल्य को 100 मान सकते हो और इस पे 15% की छूट मतलब 85 पर बेच दिया, और बेचने के बाद भी आपको 19% का लाभ हो गया है। 19% का लाभ आपको कब हो सकता है, आप ऐसे सोचो कि आपने कोई वस्तु 85 रुपए में बेची और आपको 19% का लाभ हो गया, तो आप क्या करोगे, 19% की फ्रैक्शन बढ़ा लोगे, जो होगी आपकी 119/100। अगर आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज है ना, तो उसमें ऊपर तो होता है आपका एसपी और नीचे होता है सीपी। अब आपका एसपी आ गया है 119, लेकिन क्वेश्चन में 85 दे रखा था, तो कंपैरिजन कर लेंगे। 119 यूनिट की वैल्यू है 85, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 85/119, और 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके गुणा में 100। बस इसको हल कर लें, ये हो जाएगा 17×7=119, 17×5=85, ये हो गया आपका 500/7। ये आ गया आपका 500/7। तो मैंने क्या किया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों का रेशियो निकाल दिया। कैसे निकाल लिया, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी थी, अंकित मूल्य को 100 मान लिया, 15% की छूट 85 आ गया है। अब 85 में कोई वस्तु बेची और आपको 19% का लाभ हो गया है, तो 19% की फ्रैक्शन बनाई, 119/19 आ गई है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 119/100 कैसे आ गया, फ्रैक्शन तो इसकी 19/100 आएगी, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको ऊपर जोड़ देते हैं हम, तो ये आ गया 119/100। ऊपर वाला विक्रय मूल्य है, नीचे वाला क्रय मूल्य। मेरा विक्रय मूल्य 119 आया है, क्वेश्चन में 85 दे रखा है, 119 की वैल्यू 85, 1 की वैल्यू 85/119। मैंने 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो गुणा में 100 कर दिया और वो आ गया 500/7। अब मैंने देखना है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ाया है, तो मैं अंकित मूल्य को 1 मिनट के लिए यहां रख लेता हूं। एमआरपी है मेरा 100, तो मैंने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए 7 से इन दोनों को गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 700। मैं इसको 7 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब आप ये देखिए, आपका क्रय मूल्य 5 था और आपने 7 कर दिया, तो कितना बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया है 2 यूनिट। अब 2 यूनिट बढ़ाया है आपने 5 से, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब आपने अपना क्रय मूल्य 40% बढ़ाया है। ये था डिटेल मेथड। मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए बता दिया कि ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आए जहां पर अंकित मूल्य और छूट की बात कर रखी हो, तो पूरी पिक्चर आपको पता हो। लेकिन एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग गया है ना, तो लंबा बताने का कारण तो सिर्फ ये था कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। इसको करते कैसे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। एक बात आप और ध्यान रखें, 100 में से अगर आप डिस्काउंट परसेंट घटाएंगे तो आपका क्रय मूल्य आएगा, और 100 में अगर आप प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे तो आपका एमआरपी आएगा। ये बात आप बिल्कुल नोट कर लें, आपके क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएंगे। 100 में से अगर मैं डिस्काउंट परसेंट घटा दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में अगर प्रॉफिट परसेंट जोड़ दूं
तो आपका एमआरपी आ जाएगा। अब डिस्काउंट कितना दिया गया था, 15%, तो 100 में से 15 चले गए, ये आ गया आपका 85। आगे नीचे है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ था 19, तो 100 में 19 जोड़ दिया, ये हो गया आपका 119। ये है आपका सीपी और ये है आपका एमआरपी। बस इनको काट लो, 17 से कट गया, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। तो आपका क्रय मूल्य तो 5 यूनिट है और अंकित मूल्य 7 है। तो आप देखो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया है अंकित मूल्य, वो बढ़ाया है 2 यूनिट। परसेंटेज में आंसर बताना है, 2 यूनिट बढ़ाया है। कहां से बढ़ाया है, 5 से बढ़ाया है। 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा आपका 40%। अब इतना कुछ बताया था मैंने, वो इतने छोटे में आ गया है, लेकिन वो डिटेल मेथड आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली ऐसा भी बता सकता था, लेकिन वो आपको डिटेल मेथड ना पता होता तो आप कंफ्यूज होते। तो आपका आंसर आ गया है 40%। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पाइप एंड सिस्टम का। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं स्टेट के एग्जाम में, मैंने इसलिए 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी 2 क्वेश्चन लिए थे। पाइप ए अकेले एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए अकेले एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी अकेले इसे 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद पाइप ए बंद हो जाता है, तो पाइप बी टैंक को भरेगा। आपको ये बताया गया है कि दोनों टैंकों को एक साथ खोल दिया, 2 घंटे बाद ए बंद हो गया है, तो बी टैंक को कितने समय में भरेगा। कोई भी आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपने एलसीएम मेथड लगाकर उसकी टैंक की कैपेसिटी और उनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने टैंक की आपकी कैपेसिटी माननी है, तो इनका एलसीएम निकाल देंगे और इनका एलसीएम आ गया है 24। तो मैंने ये मान लिया कि टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है ना वो 24 यूनिट है। अब मैं निकाल लूंगा यहां से एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो आपके पाइप हैं वो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरते हैं। तो अगर ए पाइप इस टैंक को 8 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 या 24, 3 यूनिट भरेगा, 3 यूनिट पर आवर। अब बी पाइप इसको 6 घंटे में भर देता है और टोटल कैपेसिटी है इसकी 24 यूनिट, 6 चौका 24। बी पाइप 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, ये यहां पर यूनिट है। अब मुझे पता चल गया ए जो पाइप है आपका वो 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है और जो बी पाइप है आपका वो 4 यूनिट भरता है। जब दोनों एक साथ खोले गए थे और ए 2 घंटे बाद बंद हो गया था, तो मैं ये समझ सकता हूं कि ए तो सिर्फ 2 ही घंटे चला है और उसने 2 घंटे में 6 यूनिट भरा होगा। जब पाइप ए 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो 2 घंटे में 6 यूनिट भरेगा और टोटल कैपेसिटी थी आपके टैंक की 24 यूनिट। तो 24 यूनिट में से मैंने 6 घटा लिया, ये जो 18 यूनिट है ना ये बी ने भरा, क्योंकि ए ने तो सिर्फ 6 ही यूनिट भरा है 2 घंटे में। अब बी ने 18 यूनिट भरना है। बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, तो मैंने इसको 4 से भाग कर दिया, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 9/2 को मैं बोल सकता हूँ 3.5। तो बी जो है वो 18 यूनिट को 3.5 घंटे में भरेगा और यही आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और 4x + 3y = 12 द्वारा बनाए गए त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैंने 2 प्लेन बनाए आपके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपको ये बताया गया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, ये तीनों मिलाकर जो त्रिभुज बनाते हैं ना उसके परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है आपने। सबसे पहले ये लाइन इस ग्राफ पर बनानी है। कैसे बनाएंगे, 4x + 3y = 12। अगर ये लाइन आपने यहां दिखानी है ना, तो आपको इसकी एक फॉर्म लिखनी होती है। वो क्या करना है, यहां पर 1 लेके आना है आपने। 1 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 12 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x/3 + y/4 और बराबर है 1। इस फॉर्म में लेके आओगे आप। उसके बाद x पे तो काटता है ये 3 यूनिट पे, 1 2 3, x को काटता है यहां पर और y को काटता है 4 यूनिट पर, 1 2 3 4 यहां पर। और इस तरीके से इस लाइन को मैंने मिला दिया। ये जो एक लाइन की इक्वेशन दी हुई थी ना, उसको मैंने ग्राफ पर दिखा दिया। कैसे, यहां पर मैंने 1 बढ़ाना था, उसके लिए 12 से इसको गुणा कर दिया।
12 से गुणा करने पर जो x के नीचे वैल्यू आएगी वो x एक्सिस पर काटा गया है, और जो y के नीचे वैल्यू आएगी वो y एक्सिस पे काटा गया है, और इस तरीके से मैंने लाइन बना दी। अब x एक्सिस, y एक्सिस और इस लाइन से ये एक त्रिभुज बन गई है। इसके परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना, सर्कम रेडियस होती है ना, वो आपके कर्ण का आधा होती है। तो बस आपने सिर्फ कर्ण निकालना है, उसका आधा आपका आंसर होगा। अब ये है 3 यूनिट, यहां तक इस पे चले हैं हम 3 यूनिट, इस पर चले हैं हम 4 यूनिट। तो जो आपकी ये समकोण त्रिभुज है ना, इसका आधार तो 3 है और ऊंचाई 4 है, तो कर्ण आपका 5 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पता होगा आपको, ट्रिपलेट याद होगा, ये इनका वर्क करके जोड़ोगे तो भी पता चल जाएगा। तो आपका h है, कर्ण है 5, उसको 2 से भाग कर दिया, तो आपके परिवृत्त की त्रिज्या आ गई है 2.5 यूनिट, और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है और समान दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में जाती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? भाई ये जो आपका नाव और धारा वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपने कुछ चीज याद रखनी पड़ेगी। पूरा कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एक तो होता है आपका नाव की चाल, वो मानना है आपने x किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता है। फिर धारा की चाल, धारा की चाल वो माननी है आपने y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर एक तो होता है धारा के साथ, धारा के अनुकूल, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एक होता है धारा के विपरीत, जिसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। एक है डाउन स्ट्रीम, जिसको हम बोलते हैं धारा के अनुकूल। अगर जो नाव है वो धारा के साथ चल रही है तो उसकी चाल हो जाएगी x प्लस वाई। ये कुछ नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट है। पानी भी उसी तरफ जा रहा है और नाव भी उसी तरफ जा रही है, तो धारा जो है ना, पानी जो है ना, बहाव, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। और कितनी बढ़ा देगा? बस ये दोनों जुड़ जाएंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी का मतलब डाउन स्ट्रीम। एक होता है धारा के प्रतिकूल या फिर धारा के विरुद्ध, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसको यू से डिनोट करेंगे। अगर धारा के विरुद्ध नाव चल रही है तो आपकी चाल हो जाएगी, नाव की चाल में से धारा की चाल अब घट जाएगी, क्योंकि धारा उसको रोकेगी आगे बढ़ने से। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अब डी का मतलब क्या है? अगर नाव धारा के साथ जा रही है। यू का मतलब क्या है? जब धारा के विरुद्ध जा रही है नाव। तो ये दोनों चाल आ गई मेरी। अब आपने क्या करना है, हमेशा x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। यहां से कैसे निकलेगी? देखो, x प्लस वाई है d, x माइनस वाई है u। अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, d प्लस यू बटे में 2। और अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटाओ और 2 से भाग कर दो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस इक्वेशन को जोड़ोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इस इक्वेशन को घटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये इतना आपको याद होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एक छोटे से क्वेश्चन के लिए आपने इतनी चीजें बता दी। अगर ये आपको याद है तो नाव और तारा का कोई भी क्वेश्चन आए आप चुटकियों में निकाल लोगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो एक बार। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। सबसे पहले मैंने जब आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया था ना, तो एक चीज बताई थी, 1 घंटे में चली गई दूरी ही आपकी स्पीड होती है। 1 यूनिट टाइम में चली गई दूरी ही आपकी स्पीड होती है। अगर नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है ना, तो ये आपका डी आ गया है। x प्लस वाई की वैल्यू है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई आपकी। हालांकि 20 किलोमीटर में उसने पूरी दूरी तय की है, लेकिन ये साथ में चाल भी होगी आपकी। अब फिर आगे बोला गया है, समान दूरी को धारा के विरुद्ध 2 घंटे में तय किया है। अब आप एक चीज और बताइए, पहले नाव ने जो दूरी तय की वो 1 घंटे में की, क्योंकि वो धारा के साथ जा रही थी। फिर वो धारा के विपरीत आई 1 घंटे में, दूरी उसने उतनी ही तय की है। अगर दूरी समान होती है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने एक चीज बताई थी आपको, कि जो आपका टाइम का रेशियो होगा ना, उसका उल्टा आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपकी दूरी तय की गई बराबर है। आपने 2 दूरियां समान रूप से तय की हैं। एक दूरी थी आपकी
आपने दारा के साथ तय की, उतनी ही दूरी, यानी कि दूरी आपकी कांस्टेंट है। तो जब आप गए थे ना तो आपको लगा था 1 घंटा, ये टाइम की बात चल रही है। जब आप आए तो आपको लगा 2 घंटे। अब ये तो है दारा के साथ का समय और ये है दारा के विरुद्ध का समय, ये टाइम है। तो मैंने बताया था जो टाइम का रेशियो है ना उसका उल्टा आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1। ये है आपका स्पीड का रेशियो। ये क्यों आ गया? क्योंकि दूरी बराबर थी। अब ये तो है आपका डाउनस्ट्रीम, आपका दारा के साथ, और ये है अपस्ट्रीम। आपका डाउनस्ट्रीम आया है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 20। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू 20 है। अगर इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू 10 रहेगी। तो दारा के विरुद्ध जो चाल है वो है 10 और दारा के साथ की चाल है 20। अब आपने डी निकाल लिया। डी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यू है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डी क्या था? दारा के साथ की चाल। यू क्या था? दारा के विरुद्ध चाल। अब आपसे पूछा है कि स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। स्थिर पानी में नाव की गति यानी कि एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। इन दोनों को जोड़ा तो 30 और 30 को 2 से भाग किया तो 15। आपकी नाव की चाल आ गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका आंसर है। क्या आपको समझ आया? थोड़ा अटपटा हो गया होगा। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, आते और जाते समय दूरी समान रही है, तो इसका मतलब जो आपके समय का अनुपात होगा उसका उल्टा आपका चाल का अनुपात होगा। और आपको समय दोनों बार का दे दिया है, जाते समय 1 घंटा लगा है, आते समय 2 घंटा लगा है, तो समय का अनुपात हो गया 1:2। तो इसका उल्टा आपका चाल का अनुपात हो जाएगा 2:1। और ये जो आप जाते समय जो समय लगा रहे थे ना उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जो आपने आते समय लगाया उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, क्योंकि जब आप गए थे तो धारा के साथ गए थे, जब वापिस आए तो धारा के विरुद्ध। लेकिन धारा के साथ की चाल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 से दोनों को गुणा किया तो दोनों स्पीड आ गई आपके पास। डाउन स्ट्रीम आपकी 20 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम आपकी 10 किलोमीटर है। ये आपकी रिलेटिव स्पीड आई है। डी तो है आपकी x प्लस वाई की वैल्यू और u है आपकी x माइनस वाई की वैल्यू। यहां से अगर x निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डी सी और ई से लंबा है। वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन मैं फ्रीक्वेंटली देख रहा था तो मैंने सोचा इसको ऐड कर लेता हूं। क्वेश्चन में दिया गया है जो डी है ना वो सी और ई इन दोनों से लंबा है। सी और ई के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ये पता है कि इन दोनों से बड़ा है, सॉरी लंबा है डी। फिर आगे बोला गया है ए जो है ना वो ई जितना लंबा नहीं है। ए जो है ना ए वो ई से छोटा है। भाई ए जो है ना ई से छोटा है, सी के बारे में कुछ नहीं पता अभी। फिर आगे बढ़ा सी ए से लंबा है, अब ये भी पता चल गया ए इन दोनों से ही छोटा है। चलो ठीक है, अब हमारी इक्वेशन ठीक है। फिर आगे पढ़ा डी जो है बी जितना लंबा नहीं है। डी जो है बी जितना लंबा नहीं है, यानी कि बी डी से लंबा है। अब आपसे पूछा है इनमें से सबसे लंबा कौन है? इनमें से सबसे लंबा है बी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से सबसे छोटा कौन है तो आंसर आ जाता आपका ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 18 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। सबसे पहले वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। अगर उसको 15% लाभ पर बेच दिया तो इट मीन्स उसे 15% बढ़ाकर बेच दिया, और 15% बढ़ाकर बेचने का मतलब 115% में बेच दिया। फिर अगर 18 रुपए अधिक पर बेचा तो लाभ हो गया 18%। इस पर लाभ 18% कब होगा? जब मैं इसे 18% बढ़ाकर बेच दूंगा, यानी कि 118% में बेच दूंगा। मैंने इस 18 को छोड़ दिया बीच वाले को, 15% लाभ पर बेचा है तो 115% पर बेचा है। अगर 18% लाभ पर बेचा है तो 118% पर बेचा है। तो मैं ये देखता हूं मैंने परसेंटेज में कितना बढ़ा के बेचा है। परसेंटेज में मैंने 3% बढ़ा के बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 18 रुपए बढ़ाकर बेचा है, तो मैं कहूंगा कि 3% की वैल्यू जो है ना मेरी वो 18 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी या 1% की वैल्यू हो जाएगी, 3 से इसको भाग कर दिया, 6 आ गया है। आपने निकालना था क्रय मूल्य, वो मैंने माना था 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 600। वस्तु की कीमत 600 रुपए थी। ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x की जो वैल्यू है वो है आपकी √3 जमा में 1 बटे में √3 घटा में 1।
और जो y की वैल्यू है वो है √3 घटा में 1 बटे में √3 जमा में 1। और आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अब इसकी वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं? क्या आपको एक फार्मूला याद है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। अब इसमें से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको इधर ले लिया। ये हो गया x प्लस वाई की पावर 2 माइनस में 2xy बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, अगर मैं इसकी भी वैल्यू निकाल दूंगा तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब मुझे क्या चाहिए? एक तो इन दोनों का जोड़ चाहिए, इनके जोड़ का वर्ग कर लूंगा, और एक इनकी गुणा चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं आपस में, इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगा तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, एक आएगा। तो यहां पर तो वैल्यू आ गई है मेरी एक। क्या ये बात आपको समझ आई? 2xy, xy का मतलब है इन दोनों की गुणा। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं ना तो एक आता है। इट मीन्स यहां से तो वैल्यू आ गई है 2। अब मुझे चाहिए x प्लस वाई, मैंने इन दोनों को जोड़ना है। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो एक बार के लिए बता देता हूं आपको, ये भूल जाइए आप, मुझे पता है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इन दोनों को जोड़ना है तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई आ जाएगा। अब इनको जोड़ने के लिए दो फार्मूले लगेंगे। पहला फार्मूला तो ये है, अगर मैं जोड़ूंगा तो इनका एलसीएम लिया जाएगा, इन दोनों की आपस में गुणा होगी। अगर इन दोनों की आपस में गुणा होगी ना तो फार्मूला हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। अगर इन दोनों को गुणा करूंगा ना तो ये रिजल्ट आएगा। a की पावर 2 का मतलब √3 की पावर 2, ये होता है पूरा 3। b की पावर 2 मतलब a की पावर 2 यानी कि 1। तो इन दोनों को गुणा करके तो हल आ गया है 3 माइनस 1। अब जब मैं एलसीएम लेके इनको हल करूंगा, ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा। यहां तो आ जाएगा √3 जमा में 1 की पावर 2, और यहां आ जाएगा √3 माइनस 1 की पावर 2। अब इनको कैसे हल करूं? इनको हल कर सकते हैं हम a प्लस बी की पावर a प्लस बी की पावर 2, ये बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। और a माइनस बी की पावर 2 होता है आपका a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ये आपके दो फार्मूले होते हैं, प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। इनको मैंने जोड़ लिया, यहाँ तो आ गया है a प्लस बी की पावर 2 प्लस में a माइनस बी की पावर 2। इन दोनों को जोड़ लिया, इधर ये इससे कट गया, ये आ गया है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या किया, इनको हल करना था ना, a इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया b। a प्लस बी की पावर 2 प्लस में a माइनस बी की पावर 2, ये आ गया है देखो नीचे से। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आगे इसको हल करें अगर हम, तो ये हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी की पावर 2 प्लस a माइनस बी की पावर 2 बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कहां से आया है? ये मैंने यहां से निकाला है। और नीचे आ गया है आपका 2, तो 2 से 2 कट गया, 3 प्लस 1 4। और ये आपका, अच्छा सॉरी, ये 4 आया है आपका इसकी वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ गया है। तो 4 की पावर 2 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 16। तो 16 में से 2 गए 14, तो आपका आंसर आ गया है 14। डिटेल से इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए। मैं इसी लाइन में इसको हल कर सकता था ये बता के कि ये बराबर होता है इसके, और इसका नीचे इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया। लेकिन ये फार्मूले आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 5 से भाग किया जाता है, कोई संख्या है n, जब उसको 5 से भाग किया जाता है ना तो शेष आपका रिमाइंडर जो है आपका वो 3 आता है। फिर आगे बोला गया है जब उसी संख्या के वर्ग को, जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग किया जाता है तो क्या शेष आएगा? आपसे ये पूछा गया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर पहले भी उसी संख्या से भाग किया गया है और दोबारा भी उसी संख्या से भाग किया गया है तो आपने ये ध्यान करना है जो इस संख्या पे एप्लीकेशन लगा है ना वही रिमाइंडर पे लगा दो।
पहले संख्या का जो आपका शेष है वो 3 आ रहा था, अगर संख्या को 2 गुना कर दिया ना तो शेष का भी 2 गुना कर देंगे, और 3 दूनी 6, आपका शेष 6 आना चाहिए था। नहीं सॉरी, दुगुना नहीं किया मैंने, पावर कर दी है, सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग करता हूं तो 3 शेष आता है, अगर इस संख्या का वर्ग करके 5 से भाग करूं तो क्या शेष आएगा। अगर आपने संख्या का वर्ग कर दिया है ना तो शेष का भी वर्ग कर दो, तो ये आ गया आपका 9, तो रिमाइंडर आपका 9 आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपने, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता, इस वैल्यू से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता। अगर आप किसी संख्या को 5 से भाग कर रहे हो तो 5 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता। अगर यहां रिमाइंडर 5 से बड़ा आ जाता है तो 5 से इसको फिर भाग कर दो, अगर मैं 5 से 9 को भाग करता हूं तो शेष आ जाएगा मेरा 4, और यही मेरा आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आ जाता है, तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। देखिए 100 और 600 के बीच आपने ऐसी संख्याएं बतानी हैं जो 4 और 6 दोनों से भाग हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए 4 और 6 से भाग हो जाए, तो आप ऐसे तो नहीं करने लगे कि 4 से भाग करने वाली संख्या देख ली, फिर 6 से भाग करने वाली संख्या देख ली और फिर उनको जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है जो इन दोनों से भाग होती हो, और ऐसी संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाएगी वो कौन सी संख्याएं होती हैं, बस इनका एलसीएम ले लो आप। 4 और 6 का मैंने एलसीएम ले लिया, और 4 और 6 का एलसीएम आ गया है 12, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो संख्या इन दोनों से भाग होगी ना वो 12 से भी भाग होगी। तो मुझे वो संख्या पता करनी है जो सारी 12 से भाग होती है। देखो आपसे 2 से चेक करने के लिए बोला गया था, 2 संख्याओं से, कि 4 से और 6 से भाग होने वाली संख्याएं पता कीजिए। तो आपने क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेना है। 4 और 6 का एलसीएम आ गया है 12। अगर आप ये पता करना चाहते हो ना कि 4 और 6 दोनों से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप ये चेक कर लो कि 12 से कितनी भाग हो रही है, आंसर वही आएगा। अब ऐसा क्यों होगा, आप अगर चेक करोगे ना तो पहली संख्या 12 ही ऐसी है जो 4 और 6 से भाग होती है, और इससे अगली संख्या आपकी 24 ही है जो 6 और 12 से भाग होती है। इट मींस ये सारे आपके 12 के मल्टीपल हैं, और 12 के मल्टीपल इट मींस 12 से भाग होते हैं। तो आपने 100 से 600 के बीच वो सारी संख्याएं बतानी है जो 12 से भाग होती हैं। मैंने एक तरीका बता रखा है आपको, अगर आपने 1 से 600 तक ये पता करना है कि 12 से कितनी भाग होती है संख्याएं, तो आपने क्या करना है, ये संख्याएं गिन लेनी है कितनी है। 1 से 600 तक आपकी संख्याएं होती है 600, बस उसको 12 से भाग कर दो। 600 को मैंने 12 से भाग किया तो ये आ गया है 50। इट मींस 1 से लेकर 600 तक आपकी 50 संख्याएं 12 से भाग होती हैं। लेकिन आपने आंसर निकालना है 100 से 600 के बीच, लेकिन आपने यहाँ 600 भी ले लिया, तो एक संख्या घटानी पड़ेगी यहाँ से। तो आपकी 49 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 से भाग होती हैं। अब लेकिन मैंने तो 100 से निकालना था ना, 100 से आगे तक की, तो अब निकाल लो 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो 12 से भाग होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक आपकी संख्याएं होती हैं 100, और 100 को मैंने 12 से भाग कर दिया, तो 12 8 96, सिर्फ जितने पे टेबल चल रही है उसको ध्यान रखना है। तो आपकी 8 संख्याएं होती हैं। 100 से पहले आपकी 8 संख्याएं हैं जो 12 से भाग होती हैं, और 1 से लेकर 600 तक आपकी संख्याएं हैं 49। अगर मैं इनको आपस में घटा दूं तो बीच की संख्याएं आ जाएंगी, तो 49 माइनस 8, 41 संख्याएं ऐसी हैं 100 से 600 के बीच जो 4 और 6 दोनों से भाग होती हैं, और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या x 7 से विभाज्य है, और जब इसे 8, 12 और 16 से विभाजित करते हैं तो यह प्रत्येक स्थिति में शेष 3 छोड़ती है। तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई संख्या है x, जब उसको 7 से भाग करते हैं तो पूरी पूरी भाग हो जाती है, लेकिन अगर 8, 12 और 16 से भाग करते हैं, इनसे भाग करते हैं, तो शेष आता है आपका 3। इसका डिटेल मेथड क्या होगा, पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 12 और 16 का इनका एलसीएम निकाल लोगे तो आपका 48 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने के बाद इस एलसीएम में मैंने शेष जोड़ना था, 48 और 3 51 आंसर आ जाता मेरा, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही दे रखा होता। अगर क्वेश्चन ये दे रखा होता कि एक संख्या को जब मैं 8, 12, 16 से भाग करता हूं ना तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है, तो मेरा आंसर क्या होता,
इनका एलसीएम निकालता और 3 जोड़ देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन उसने साथ में एक बात और बोल दी कि जो संख्या आएगी ना वो 7 से पूरी पूरी भाग होती है। तो मैं क्या करूंगा, 48 का कोई एक मल्टीपल लूंगा जिसमें 3 जोड़ने से वो 7 से भाग हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। भाई अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दे रखा होता तो 48 3 51 मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अगर 7 से भाग भी हो जाती है ना संख्या, तो फिर 48 का कोई मल्टीपल होगा जिसमें मैं 3 जोड़ूंगा और 7 से भाग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर के की वैल्यू पुट करूंगा। अगर मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूं 1, तो ये हो जाएगा 48, 48 प्लस 3 51, 51 7 से भाग नहीं होता। अब के की वैल्यू मैंने रख दी 2, अगर मैं 2 रख रहा हूं तो 48 दूनी 96, 96 हो जाएगा, 96 और 3 99, 99 भी 7 से भाग नहीं होता। अब ऐसे ही करके आपने वैल्यू सोचनी पड़ेंगी आगे तक। अब मैं यहां पर रख रहा हूं आपका 3 रख देता हूं, हाँ 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12, तो ये आपका हो गया है 144, 144 और 3 147, 147 7 से भाग होता है। इट मीन्स वो संख्या 147 है। 147 एक ऐसी संख्या है उसको 7 से भाग कर रहे हैं तो पूरी पूरी भाग हो रही है, अगर 8 12 16 से भाग कर रहे हैं तो 3 से जा रहा है। ये था इसका डिटेल मेथड। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन में ये बोला गया है x एक ऐसी संख्या है जो 7 से पूरी पूरी भाग होती है। तो पहले आप ऑप्शन में ये चेक करो 7 से कौन कौन सी संख्या पूरी भाग हो रही है। ये 7 से पूरी भाग नहीं हो रही, ये 7 से पूरी भाग नहीं हो रही, ये 7 से पूरी भाग नहीं हो रही, और ये आपका डायरेक्टली आंसर लग जाता। अगर 2 ऑप्शन हो जाते फिर मैं चेक करता उन दोनों को 8 से भाग करके देख लेता, अगर उनका रिमाइंडर 3 आ रहा है, जिसका रिमाइंडर 3 आ रहा है वो आंसर हो जाता। ये पूरा डिटेल मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आपके जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में अपना रिस्पॉन्स कमेंट के थ्रू जरूर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।